Good morning, students. You are most welcome in our channel Chemical Guru. Dear students, अपने इस चैनल पर अभी चल रहा था क्लास 10th की फिजिक्स चल रही थी, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने लिया था इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी के मैंने 7 पार्ट, इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के 7 पार्ट अपलोड कर दिए थे। उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस जो आपको मैं बता दूं, पेज नंबर 216 पर कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, मैंने उनको डिस्कस किया था। अभी आज मैं जो डिस्कस करूंगा वो आपका है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट की मैं बात करूंगा। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट की बात करेंगे। और जैसे ही हमारा चैप्टर फिनिश होगा, इसके बाद आप देखेंगे मैं इसकी जो एक्सरसाइज है लास्ट वाली, उसको मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद फिर वो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए उनको मैं करूंगा सॉल्व। इसके बाद वो क्वेश्चंस जो पूछे जाने वाले हैं, तो सबको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम मान लेते सपोज दैट इफ द आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर एंड कंडक्टर हैविंग द रेजिस्टेंस आर, ओके, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू फॉर द टाइम टी टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है, देन वी कैन से दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर। देखो स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं कि जैसे आप देखें किसी कंडक्टर के फ्लो, अगर कोई कंडक्टर है, जैसे मान लो, चलो एक कंडक्टर मान लिया, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, तो इसमें अगर हम मान लो जैसे कि करंट फ्लो हो रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या है, हम कह सकते हैं ए अपोजिंग फोर्स विच इज एक्टिंग जस्ट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द करंट। अगर करंट का फ्लो इधर से इधर की ओर हो रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, उस फोर्स को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि मैं बात करता हूं, जब रेजिस्टेंस किसी भी वायर में होता है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है उतना हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, मींस उसमें उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि हमने कहा है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या है। तो मैं इसको पहले लिख के यहां से बता देता हूं। तो हम कहेंगे कि व्हेन I is the current flowing through a conductor, I is the current flowing through a conductor, I is the current flowing through a conductor having resistance R, conductor having resistance R for time t, टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है, देन तब हम कहेंगे देन हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर, देन हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर, हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर, कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस्ड होगी वो क्या होगी, हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज किस तरह से होगी, हम कहेंगे कि H जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, एंड H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। इट मींस जितना ज्यादा, अभी बताया था कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कंडक्टर में, ठीक है। और रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पहले ही बता दिए थे हमने। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस मींस रेजिस्टेंस किससे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ पर। वायर की लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो आपका रेजिस्टेंस कम होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्या मतलब था, उसकी जो थिकनेस है, मोटाई अगर किसी वायर की ज्यादा है तो रेजिस्टेंस में कम होगा। यहाँ पर मैंने बात किया है। इसके बाद H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टाइम, जितने ज्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा उसमें वायर में क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। तो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन से हमने देखा कि जो H है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। अब यहाँ पर जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो हम कह सकते हैं H इक्वल टू K I स्क्वायर RT। और इफ अगर हम कह देंगे यहाँ से K की वैल्यू अगर 1 रख देते हैं तो फार्मूला आ जाएगा KH इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो ये जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के लिए
हीट को फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को आपको याद कर लेना है, बहुत ही बच्चों अच्छा फार्मूला है, क्योंकि इस पे बेस आपको न्यूमेरिकल से एक ना एक न्यूमेरिकल मिल ही जाता है। इसके अलावा एक फार्मूला और होता है, वो भी मैं आपको बता दूं कि H इक्वल टू, एक इसके अलावा एक और याद रखना है ना, H इक्वल टू वी आई टी। कभी कभी इस फार्मूले की भी रिक्वायरमेंट हो जाती है, H इक्वल टू वी आई टी फार्मूला भी याद रखना, ठीक है। तो ये दो फार्मूले हैं, वैसे हमने ड्राइव किया अभी ये वाला फार्मूला, लेकिन कभी कभी इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, तो मैंने एडिशनल बता दिया इसको भी। और एक फार्मूला और पढ़ा था हम लोगों ने पावर के लिए, P इक्वल टू पढ़ा था, याद है ना। चलो P को अभी पावर बताएंगे। तो ये हो गया इतना। तो दिस इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। बहुत ही सिंपल वे में मैंने बताया था जी लैंग्वेज में, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखो अब मैंने इसके बाद एक न्यूमेरिकल लिया है, एग्जांपल नंबर 12.10 है। देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, किस तरह से है, ध्यान से देखना, पहले समझना क्वेश्चन को। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वाट। 840 वाट क्या दे रखा, पावर, जिसको आप P1 मान लो। पहले क्वेश्चन फाइंड आउट कर लिया करो कि मुझे क्या क्या गिवन है। व्हेन द हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट, जब हीटिंग किस रेट से हो रही, मैक्सिमम जब हीटिंग हो रही है उस समय पावर हमारी 840 वाट है, ठीक है। एंड 360 वाट व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम रेट। तो वहां पर देख दो केस बन रहे हैं, टू केसेस अराइजेस। एक फर्स्ट केस है जब हीटिंग मैक्सिमम रेट से हो रही है, सेकंड केस ये है कब, जब हीटिंग मिनिमम रेट से हो रही है। द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस। दो चीजें पूछेंगी, कौन कौन सी, करंट आपको फाइंड आउट करना है और आपको रेजिस्टेंस बताना है। इन ईच केस का मतलब दोनों केस में करंट और रेजिस्टेंस बताना है। पहले हमें जब मैक्सिमम रेट में हीटिंग हो रही है तो उसमें करंट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, फिर जब मिनिमम रेट में हीटिंग हो रही है तो उसमें भी करंट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। चलिए देख के करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक केस फर्स्ट ले लेंगे, ठीक है, अलग अलग करके देख लेंगे। केस फर्स्ट में देखेंगे व्हेन हीटिंग इज मैक्सिमम रेट, व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट, जब हीटिंग जो है कैसी है, मैक्सिमम रेट पर है। व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट, और मैक्सिमम रेट पर है तो हमें मालूम है कि जिसकी जो पावर है P इक्वल टू 840 वाट है। और इस केस में जो हमारा ये तो हमारा वोल्टेज भी इक्वल टू सेम रहेगा, कितना है, 220 वोल्ट है। तो मुझे पहले क्या निकालना है, करंट निकालना है। एक एक करके मैं निकालता हूँ, पहले करंट निकाल दूंगा, इसके बाद मैं निकाल दूंगा रेजिस्टेंस। तो एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, याद हो तो, ये फार्मूला पढ़ा था, P इक्वल टू वी आई, वोल्टेज इंटू करंट। तो यहां से हम I इक्वल टू निकाल सकते हैं, I इक्वल टू P अपॉन V। तो इक्वल टू पावर कितनी है 840 अपॉन V कितनी है, वोल्टेज 220 वोल्ट, डिवाइड कर दीजिए इसको। तो 22 है, ये तो डायरेक्ट नहीं आएगा, तो एक बार जरा 2 से कर दो, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 बन जा 2 11 आ जाएगा। तो और ज्यादा जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा जाके 11, है ना, 3 जा 33, और 33 कितना बचेगा 9, 90 हो जाएगा, ठीक है, 0.8 आ जाएगा, 11 या 88 और कितना बचेगा 220, तो ये आ जाएगा 3.82, ठीक है, 11 टू या 22, ठीक है। तो 3.82 एम्पियर ये करंट यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। अब मुझे करंट पता चल गया, करंट के बाद अब मुझे सेकंड क्या है, रेजिस्टेंस, यानी दोनों केस में आपको पहले करंट निकालना है, फिर रेजिस्टेंस, फिर सेकंड केस में करंट और रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पहले ही पढ़ चुके हैं, V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू V अपॉन R लिखेंगे, वोल्टेज आपको मालूम है, ठीक है, और रेजिस्टेंस, सॉरी आपको रेजिस्टेंस के लिए आप लिखेंगे R इक्वल टू V अपॉन I, यहाँ से लिखेंगे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, R इक्वल टू V अपॉन I, वोल्टेज आपका है 220 वोल्ट अपॉन करंट कितना निकाला था 3.82, अब इक्वल टू, जब इससे पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो ये हो जाएगा 220 इंटू 10 टू पावर 2 अपॉन 382। जब इसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करने के बाद ये आंसर आपका आ जाएगा जो है 57.60, ठीक है, ये कैलकुलेट कर देना, कोई दिक्कत नहीं।
57.60 ओम। तो ये इतना आपका निकल गया करंट और रेजिस्टेंस। सेम सिचुएशन अब सेकंड वाले में अप्लाई करना है, ठीक है। तब हमारा क्या है, इस सेकंड केस में यहाँ लिख लो केस सेकंड, और कब है, व्हेन हीटिंग रेट इज मिनिमम, ठीक है। और मिनिमम जब हीटिंग रेट है तो उस समय पावर देख लो कितनी है, पावर आपकी है 360 वाट, P इक्वल टू 360 वाट और V इक्वल टू सेम रहेगा 220 वोल्ट, वोल्टेज दोनों सेम है। अब हमने क्या किया यहाँ से, तो सेकंड केस में हमने देखा कि आपको पावर इक्वल टू P इक्वल टू क्या होता है, VI होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन V। तो पावर आपकी कितनी है, P अपॉन V है ना, 360 अपॉन है ना V कितना है 220, 0 0 कैंसिल आउट, ये 2 से और डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 18 अपॉन 11 से करोगे तो देखो 11 से करोगे तो 11 बन जाए 11 है ना, कितना बचा 7 बचा, 70 हुआ, 11 6 जा 66, 40 हुआ, 11 3 जा 33, कितना हो जाए 70 हो गया, ठीक है, 11 6 जा 33, तो इस तरह से आ जाएगा 1.63 और 6 एम्पियर, तो ये आएगा, ठीक है। और या फिर इस तरह से मैं इसको अप्रोक्सीमेटली में ये भी लिख सकता हूँ 1.64 एम्पियर, ये भी बात है, ठीक है, 1.36 आ रहा था। अब मुझे निकाल देना है क्या, करंट निकालना ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ पढ़ चुके, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, आप यहाँ से R निकाल दो तो R इक्वल टू V अपॉन I, तो V आपकी कितनी है 220 वोल्ट है, I अभी निकाली थी 1.64, यहाँ से सॉल्व कराएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 220 इंटू 10 टू पावर 2 अपॉन ये आ जाएगा 164। जैसे आप डिवाइड करना है सिंपल से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 134 है ना, 134.15 ओम। तो ये न्यूमेरिकल था, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझिए, इस टाइप का कोई भी अगर न्यूमेरिकल आता है तो यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। इसके बाद देखो हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम ली है, प्रॉब्लम है आपका 12.1 बन देना। इसमें क्या लिया है, 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन ए 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज आपको यहां से V निकालना है, ठीक। देखो ध्यान से, अब आप सबसे पहले गिवन क्या क्या है, हीट गिवन है आपको H 100 जूल, प्रोड्यूस ईच सेकंड, ईच सेकंड का मतलब समझ रहे, ईच सेकंड का मतलब हो गया टाइम T इक्वल टू 1 सेकंड, ईच सेकंड से ही कंक्लूजन निकालते हैं, T इक्वल टू यहाँ पर 1 सेकंड है, और रेजिस्टेंस R की वैल्यू दे रखी है कितनी 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक बात सोचो, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ उसी से पोटेंशियल डिफरेंस निकल सकता है ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इक्वल टू I R। अब आपके पास यहाँ पर क्या अवेलेबल है, रेजिस्टेंस तो है, लेकिन देखो पूरे क्वेश्चन में कहीं भी करंट नहीं दिया है, तो करंट गिवन नहीं है, तो करंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंस हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, अभी पढ़ चुके हम लोग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जो हीटिंग इफेक्ट का हम लोगों ने जूल्स लॉ पढ़ा था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, तो क्या था H इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये था हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो यहां से देखो क्या निकाल सकते हैं, I स्क्वायर इक्वल टू करेंगे तो ये H अपॉन RT आएगा कि नहीं आएगा, H अपॉन RT। अगर हम I इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा H अपॉन RT, और यहाँ पर ये स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो I इक्वल टू देखो H की वैल्यू कितनी थी 100 जूल थी, 100 अपॉन R की वैल्यू रेजिस्टेंस कितना था 4 ओम था, इनटू टाइम T इक्वल टू 1 सेकंड था, T इक्वल टू 1 था, डिवाइड कर देंगे तो 4 से कितने आ जाएगा 25, तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 का अंडर रूट। तो हम क्या करेंगे, I इक्वल टू 5 एम्पियर करंट आ गया, ओके। अब करंट आ गया तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ अकॉर्डिंग जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है IR,
तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो V इक्वल टू करंट आपका आ गया 5 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, बोलो 4 ओम दे रखा है, तो V इक्वल टू 20 वोल्ट। तो इस तरह से कोई सा भी न्यूमेरिकल हो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर लीजिए आप इसको। देखो इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, पेज नंबर 218 पर गिवन है, देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं ओनली एक्सप्लेन करूंगा, आप लिखना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि why did the cord of an electric heater not glow while the heating element does, मींस ये कह रहा है कि जो कोई भी हीटर होता है ना, इलेक्ट्रिक हीटर का जो वायर होता है ना, वो वायर तो हीट नहीं करता, उसमें तो हीट प्रोड्यूस नहीं होती है, लेकिन जो हीटिंग एलिमेंट होता है, जो हीटर होता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है। ऐसा क्यों? तो देखो नंबर एक हम बता दें कि जो हमारा जो जो हीटिंग एलिमेंट होता है, और जो हीटिंग एलिमेंट होता है ये जो है मोस्टली एलॉय के बने होते हैं, और दूसरी बात इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है, और जिस एलिमेंट का कैसा होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा, और जो एलॉय के बने होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी भी हाई होती है। तो यही दो बातें बताएंगे कि हीटिंग एलिमेंट नंबर एक एलॉय के बने होते हैं, नंबर दो हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, इसलिए क्या होते हैं कि हीट प्रोड्यूस करते हैं, और जो उसकी कॉर्ड होती है वो हीट प्रोड्यूस नहीं करती है, बिकॉज दे आर नॉट द एलॉय, वो एलॉय के तो होते नहीं, वो मोस्टली क्या होते हैं, वो प्योर आपके एलिमेंट होते हैं, एंड दे हैव द लो रेजिस्टेंस, और उनकी जो कॉर्ड होती है उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, कम होता है, इसलिए वहां पर हीट प्रोड्यूस नहीं होती, कम क्या, बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू द हीटिंग एलिमेंट। जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे टंगस्टन है तो बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस इसका होता है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं इनका यूज किया जाता है हीटिंग एलिमेंट में। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग द 96,000 कूलम। आपको हीट निकालना है 96 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट। तो एक बात सोचो, यहां पर हमने कहा क्वेश्चन नंबर में 2 को यहां सॉल्व कर देता हूं कि आपको निकालना है क्या, हीट निकालनी है। H इक्वल टू, वैसे तो हमने फार्मूला पढ़ा था क्या, I स्क्वायर RT, ठीक है। तो यहां पर अगर देखेंगे I स्क्वायर RT फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस यहां पर गिवन नहीं है, तो यहां थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पहले हम रेजिस्टेंस निकलेगा, तो यहां से पहले तो मैं इसमें क्या निकालूंगा, करंट निकालूंगा, ठीक है, फिर यहां से मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा, तो इससे थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होगा, लेकिन निकल जाएगा। इसमें बहुत लेंथी दे रखा है, मैं डायरेक्टली एक बिल्कुल शॉर्टकट फार्मूला बता देता हूं, और वो डेफिनेटली एप्लीकेबल है। H इक्वल टू डायरेक्ट VQ लगा दीजिए, क्यों, क्योंकि Q इक्वल टू IT होता है ना, Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है, तो टाइम और करंट इसी में शामिल है, डायरेक्ट लगाओ V इक्वल टू IQ, H इक्वल टू VQ, तो H इक्वल टू V, और V की वैल्यू कितनी थी, 50 वोल्ट थी, ठीक है, डायरेक्ट लगा दो, 50 इंटू Q था 96,000, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 6 या 30, और ये 30 पहले से ही थे, है ना, एक जीरो इसका भी था, तो 5 6 या 30 और 5 9 या 45 और 3 48, तो यहाँ पर 3 3 6 यानी कि हम कह सकते हैं 4.8 इंटू 10 टू पावर 6 जूल, ये आसानी से बिल्कुल डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेता हूँ। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। अब आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक, ध्यान देते हैं ना क्या क्या आपको गिवन है। टेक्स का करंट है ना, करंट दे रखा है आपको I, तो I कितना है, 5 एम्पियर है। कैलकुलेट द हीट जनरेटेड, एंड आपको टाइम दे रखा है 30 सेकेंड। तो अब यहाँ पर तो कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल सा फार्मूला लगा दो, क्या कि H इक्वल टू I स्क्वायर RT, देखो I भी गिवन है आपको, वो 5 एम्पियर, और रेजिस्टेंस भी गिवन है 20 ओम, और टाइम आपका 30 सेकेंड है, तो लिख देंगे जो है कितना हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पर H इक्वल टू I की वैल्यू है 5 एम्पियर, भी 5 का स्क्वायर करेंगे, इनटू रेजिस्टेंस कितना है 20, इनटू टाइम आपका है 30 सेकंड, और टाइम को हमेशा सेकंड में लेंगे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो 5025 इंटू 20 इंटू 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 इंटू 2 3 या 6 यानी 6 पे डबल जीरो हो जाएगा, तो 25 6 या कितना हो जाएगा 150, और ये 2 जीरो ऑलरेडी हैं, तो यहाँ से 15
1000 जूल। इस तरह से आप इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, बाकी इसका 9th पार्ट में अपलोड करूंगा। इसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल एंड होने वाला है। इलेक्ट्रिक पावर और बचा हुआ मैं उसको फिनिश कर दूंगा। इसके बाद फिर मैं प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चंस पूछे गए मैं उनको करवाऊंगा, ठीक है। बाकी वीडियो को आप कंप्लीट देखते रहिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।